एक सुनसान सड़क किनारे की चाय की दुकान, रात के करीब 11 बजे। भोलू और गंगा एक लकड़ी की बेंच पर बैठे हैं, हाथ में चाय का कुल्हड़, आसपास सिर्फ जुगनुओं की रोशनी और कभी कभी दूर से गुजरती गाड़ियों की आवाजें। दोनों किसी हवेली के बारे में बातें करते हैं। तूने उस पुरानी हवेली के बारे में सुना है ना, जो नदी किनारे वीरान पड़ी है? सुना? मैं तो वहां गया भी हूं एक बार, लेकिन दिन में। तू जानता है, गांव वाले कहते हैं वहां रात को अजीब सी रोशनी दिखती है, जैसे कोई लालटेन लेकर चलता हो। हाँ, वही तो। मेरा मामा कहता है कि एक बार उसने रात के 1:30 बजे उस हवेली के पास किसी औरत की चीख सुनी थी और फिर उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। तू मजाक कर रहा है क्या? नहीं रे, तू खुद सोच। जब जब कोई उस हवेली में गया है रात को, वो या तो बीमार होकर लौटा या फिर कुछ दिनों तक कुछ भी नहीं बोल पाया। मेरे पिताजी भी कहते थे कि वो हवेली पहले ठाकुर हवेली कहलाती थी। वहां की औरत मालविका एक रात अचानक गायब हो गई थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। भोलू और गंगा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ रहस्यमयी हवेली की चर्चा में डूबे हुए थे। तभी पीछे से हाँफती हुई आवाज आती है, बाबूजी, बाबूजी। अरे अर्जुन, तू यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है? बाबूजी, धर्मपुर से फोन आया है। मामा ने बताया नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा है कि हालत बहुत गंभीर है, हमें अभी चलना होगा। गंगा चुपचाप अर्जुन की बात सुनता है और भोलू की ओर देखता है। क्या? ये कब हुआ? लेकिन बेटा, धर्मपुर तो 20 किलोमीटर दूर है और अब तो रात के 11 बज गए हैं। इस अंधेरे और सुनसान रास्ते में जाना क्या ठीक रहेगा? बाबूजी, हम अपनी कार से जाएंगे। तेल भी फुल है और कार ठीक भी है। और नानी है वो मेरी, उनका मेरे बचपन में कितना साथ रहा है, आपको याद है ना? जब आप बाहर रहते थे तो उन्होंने ही मुझे पढ़ाया, खिलाया। मैं कैसे इस हालत में उन्हें अकेले छोड़ दूं? हाँ बेटा, मैं जानता हूं वो तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहती है। लेकिन बेटा, ये रास्ता रात में बहुत वीरान हो जाता है। ऊपर से जंगल के पास से भी निकलना पड़ेगा। तूने सुना ही होगा, पिछले महीने पास के गांव से 2 लोग रात में निकले थे, फिर वापस नहीं आए। बाबूजी, डरने से नानी की हालत नहीं सुधरेगी। क्या पता सुबह तक कुछ। बाबूजी, अगर हम देर कर गए और कुछ हो गया तो क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? गंगा भी अब धीरे धीरे बातचीत में शामिल होता है। भोलू, अर्जुन ठीक कह रहा है। देख, मैं भी जानता हूं तेरी सासू मां को, बहुत नेक इंसान है। अगर हालत सच में खराब है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। कार है, रास्ता भी साफ है और अर्जुन साथ है। जवान खून, डर किस बात का? बात तो तू ठीक कह रहा है गंगा, लेकिन मन बहुत बेचैन हो रहा है। एक ओर हवेली की बातें, दूसरी ओर ये अचानक फोन। सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा है। बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, आप मेरे साथ चलिए। हम नानी से मिलकर 1-2 घंटे में लौट भी सकते हैं और अगर जरूरत हुई तो वहीं रुक जाएंगे। देख भोलू, अगर तू चाहे तो मैं भी चल सकता हूं। साथ होंगे तो रास्ता भी आसान लगेगा। ठीक है, चलो। अर्जुन, तू गाड़ी तैयार कर, मैं घर से कुछ जरूरी दवाइयां और पानी ले आता हूं। गंगा, तू भी तैयार हो जा। जी बाबूजी, गाड़ी बाहर ही है, मैं इंजन गर्म करता हूं। तीनों तेजी से उठते हैं। चाय की दुकान पीछे छूटती है। रहस्य अब केवल हवेली तक सीमित नहीं रहा। क्या धर्मपुर तक का सफर सुरक्षित होगा या इस रात के अंधेरे में कोई और साजिश छिपी है? चलिए देखते हैं। अर्जुन गाड़ी चला रहा है, भोलू आगे की सीट पर बैठा है, गंगा पीछे। कार की हेडलाइटें सिर्फ कुछ फीट दूर तक जंगल का रास्ता दिखा पा रही हैं। चारों ओर गहरी खामोशी है। पेड़ों की छाया रास्ते पर अजीब आकृतियां बना रही है। गाड़ी की गति धीमी है। यार भोलू, ये रास्ता तो दिन में भी थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन रात को तो मानो हर पेड़ से कोई हमें देख रहा हो। सच कहूं तो मेरा भी मन घबरा रहा है। देख ना,
हवा भी कैसी अजीब सी आवाज कर रही है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। और वो पेड़ देख, उसकी छाया तो इंसान जैसी लग रही है। हाँ, पहले भी सुना है। इस जंगल के बीच किसी जमाने में एक तांत्रिक रहा करता था। लोग कहते हैं कि उसने कई बलि दी थी और उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। अरे यार, ये सब मत सुना, मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। बाबूजी, आप लोग डर मत फैलाइए, अभी हमें बहुत दूर जाना है, चुपचाप बैठिए। लेकिन सच कहूं, गाड़ी की लाइट में जो कुछ कुछ झलकता है ना, मन तो मेरा भी बेचैन हो रहा है। तुम्हें वो किस्सा याद है भोलू, जब रमेश और उसका भाई इसी रास्ते से रात में निकले थे और उन्होंने कहा था कि किसी औरत की सफेद साड़ी पेड़ पर उलटी लटकी थी। हाँ, और उन्होंने कहा था कि वो साड़ी हिल नहीं रही थी हवा में, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसमें से नीचे उतर रहा हो। अभी कुछ दूरी पर एक मोड़ है, वही सबसे डरावना हिस्सा है। वहां अक्सर फोन सिग्नल भी गायब हो जाता है। यार गंगा, अगर कुछ अजीब लगे ना तो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना, डर थोड़ा कम होगा। तेरी बातों से डर और बढ़ रहा है। चलो जल्दी उस मोड़ को पार कर लें। गाड़ी मोड़ के पास पहुंचती है। अचानक सामने से एक साया गुजरता है, मानो कोई तेजी से दौड़ा हो। क्या था वो? तीनों एक साथ चुप, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई देती हैं। अर्जुन कार धीरे धीरे मोड़ की ओर मोड़ता है। तभी सामने हेडलाइट की रोशनी में एक अकेला पुलिस वाला खड़ा दिखाई देता है। सफेद वर्दी, टोपी आंखों तक झुकी हुई, लेकिन चेहरा साफ नजर नहीं आता। रास्ता सुनसान है, दूर दूर तक कोई और नजर नहीं आता। अर्जुन झट से ब्रेक लगाता है। अरे, इस वक्त कोई पुलिस, और वो भी अकेला। हाँ, कुछ तो अजीब है। पुलिस की पेट्रोलिंग तो टीम में होती है, ये अकेला क्यों खड़ा है? सर प्रणाम, हम धर्मपुर जा रहे हैं। मेरी नानी की तबीयत खराब है, रात को ही खबर आई तो निकलना पड़ा। पुलिस वाला धीरे से झुकता है, चेहरे पर हल्की छाया है, बोलने का अंदाज धीमा लेकिन भारी आवाज में। इतनी रात को जंगल के रास्ते? तुम लोग जानते नहीं, यहाँ कई बार अजीब घटनाएं हुई हैं। जी सुना है, लेकिन क्या करें साहब, मजबूरी है। बुजुर्ग महिला है, हालत गंभीर है। माफ कीजिए, लेकिन आप यहाँ अकेले? आपकी जीप, आपकी टीम? पुलिस वाला कुछ देर चुप रहता है, फिर अचानक मुस्कुरा देता है। एक अजीब मुस्कान, ठंडी और अस्वाभाविक। मैं जहां होता हूं वहां किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। गाड़ी के भीतर अचानक एक अजीब बदबू भर जाती है, जैसे सड़ी लकड़ी या किसी पुराने कपड़े से आती हो। गंगा अपनी नाक पकड़ लेता है। भोलू अर्जुन की ओर देखता है। बाबूजी, ये बदबू अचानक कहां से आई? मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ये आदमी कुछ अलग लग रहा है। पुलिस वाला झुककर अर्जुन की आंखों में देखता है। अच्छा, तुम अर्जुन हो? तीनों चौंक जाते हैं। अर्जुन हैरानी से पूछता है, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? एक लंबा सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक पुलिस वाला सीधा खड़ा हो जाता है, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर धीमे स्वर में, जाओ, देर न करो, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर बिना कुछ और बोले वह धीरे धीरे अंधेरे में पीछे की ओर चला जाता है। अरे, ये कहाँ गया? ये तो अंधेरे में यूं ही गायब हो गया। और वो बदबू, वो भी अचानक चली गई। बाबूजी, गंगा चाचा, हम यहाँ एक सेकंड और नहीं रुक सकते? गाड़ी फिर से चल पड़ती है। पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। कोई साया नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं, सिर्फ एक सुनसान, ठंडा और रहस्यमय मोड़। गाड़ी अब कुछ और किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। अर्जुन ध्यान से गाड़ी चला रहा था। भोलू और गंगा दोनों चुप हैं। अभी भी पिछले पुलिस वाले की बातें और रहस्यमय बदबू उन्हें परेशान कर रही थी। जंगल और भी गहरा हो गया था। रास्ता अब और सुनसान लग रहा है। तभी सामने अचानक वही साया फिर दिखता है। वही वर्दी, वही टोपी झुकी हुई, वही जगह जगह मड़मड़ाई वर्दी। अब बाबूजी देखिए, ये वही है। ये कैसे हो सकता है? वो तो पीछे रह गया था। नहीं नहीं, ये संभव नहीं है।
हमने अपनी आंखों से देखा था वो अंधेरे में पीछे चला गया था। ये सामने कैसे आ सकता है? सुनिए, आप तो हमें कुछ देर पहले मिले थे ना, पीछे मोड़ पर। पुलिस वाला धीरे धीरे गाड़ी के पास आता है। वही भारी आवाज, वही ठंडी मुस्कान। पीछे? मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो यहीं खड़ा हूं। तुम ही लोग हो ना अर्जुन, भोलू और गंगा? तीनों के चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है। अर्जुन का गला सूखने लगता है। आप फिर से मेरा नाम कैसे जानते हैं? भोलू, ये इंसान नहीं हो सकता, ये कुछ और है। ये हमें रोकना चाहता है। अचानक हवा का एक झोंका आता है। कार का इंजन अपने आप बंद हो जाता है और आसपास के पेड़ों से खड़खड़ाहट जैसी अजीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई बहुत पास आ गया हो लेकिन दिख नहीं रहा। रात गहरी होती जा रही है। हर कोई धर्मपुर नहीं पहुंच पाता। जाओ, जल्दी जाओ, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अर्जुन कांपते हाथों से बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है। पसीना माथे से टपक रहा है। चलो चलो चलो। एकाएक इंजन स्टार्ट हो जाता है, जैसे किसी शक्ति ने धक्का दिया हो। अर्जुन बिना देखे एक्सेलरेटर पर जोर देता है और गाड़ी तेजी से निकल जाती है। तीनों पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो इंसान नहीं था भोलू। उसका चेहरा भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था और उसकी आवाज जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो। मुझे लगता है अर्जुन, हमने किसी ऐसी जगह को पार किया है जहां कोई नहीं जाना चाहता। तेज रफ्तार में चलती गाड़ी अब थोड़ी शांत हो चुकी है। अर्जुन, भोलू और गंगा के दिलों की धड़कनें अब भी पहले वाले रहस्य से उबर नहीं पाई हैं। रास्ता अब समतल हो गया है, लेकिन अजीब सी ठंडी हवा चल रही है। हेडलाइट की रोशनी में अचानक सड़क के बीचों बीच कुछ अजीब दिखाई देता है। अर्जुन तुरंत ब्रेक लगाता है। बाबूजी, देखिए ये क्या है? सड़क के बीचों बीच सूखा पेड़। और उस पर देखो, वो क्या बैठा है? पेड़ पर एक बड़ा काला बाज बैठा होता है। उसकी आंखें लाल चमकती हैं, पंख सख्त और स्थिर जैसे पत्थर के हों। उसकी उपस्थिति में हवा भी थमसी जाती है। पूरा वातावरण एकदम ठंडा और भारी लगने लगता है। तीनों गाड़ी से उतरते हैं, पहले अर्जुन, फिर भोलू और अंत में कांपता हुआ गंगा। ये पेड़, ये इस रास्ते पर पहले कभी नहीं देखा। और बाज इतना बड़ा और शांत, ये कहीं आम पक्षी तो नहीं लगता। तभी बाज धीरे धीरे गर्दन घुमाता है और एक भारी गूंजती हुई आवाज में बोलता है, मानो उसकी आवाज इंसानी आत्मा से निकली हो। अगर इस रास्ते से पार जाना है तो मेरे सवालों के उत्तर देना होगा। जो सही बोलेगा वही आगे बढ़ेगा, वरना रास्ता यहीं खत्म माना जाएगा। तीनों सन्न, आंखें चौड़ी, पैर जड़ जैसे। बाज की आवाज जंगल में गूंजती है, जैसे हर पेड़ ने उसे सुन लिया हो। भोलू, पक्षी बात कर रहा है। ये सपना तो नहीं? नहीं चाचा, अब जो भी है इसका सामना करना ही होगा। नानी हमारा इंतजार कर रही हैं। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। डर साफ है, लेकिन अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। बाज की आंखें अब तीनों को घूर रही हैं और सवाल आने ही वाला है। ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं, पर जब आती है तो हर कोई कांपता है? जिसका कोई चेहरा नहीं, फिर भी डर सबसे ज्यादा लगता है। तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद भोलू धीरे से कहता है, डर ही है जिसका कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन जब वो मन में आता है तो सबसे बड़ा बन जाता है। बाज की आंखें चमकती हैं, लेकिन वह चुप रहता है। फिर दूसरा सवाल पूछता है, मैं अंधेरे में चलता हूं लेकिन दिखता नहीं। मैं तुम्हारे पीछे हूं पर छू नहीं सकता। मैं क्या हूं? गंगा थोड़ा सोचता है
और फिर धीरे से कहता है, परछाई, लेकिन रात की, जो हमेशा साथ होती है लेकिन अंधेरे में भी घुल जाती है। बाज के पंख हल्के से हिलते हैं। अब तीसरा और अंतिम सवाल पूछता है, ऐसा कौन है जो जीते जी सोता है पर मरने के बाद कभी नहीं जागता? अर्जुन बिना समय गंवाए उत्तर देता है, इंसान। मौत के बाद ना नींद होती है ना सपना। एक पल को शांति छा जाती है। फिर बाज जोर से अपने पंख फैलाता है, उसकी आंखें बंद होती हैं और अचानक एक धुएं जैसी काली परछाई बनकर वह आसमान में विलीन हो जाता है। सूखा पेड़ भी धीरे धीरे राख बनकर गिरने लगता है। रास्ता अब साफ है। करीब 1:30 रात तीनों धर्मपुर के पुराने घर के सामने पहुंचते हैं। अर्जुन दौड़कर अंदर जाता है। उसकी नानी गद्दे पर बैठी आराम से पानी पी रही होती हैं। भोलू और गंगा भी अंदर आते हैं, हैरान, चुप और थोड़े डरे हुए। माई, तू ठीक है? अरे, तुम लोग इस वक्त? क्या हुआ? नानी, मामा ने फोन किया था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। कौन मामा? बेटा, आज तो किसी का कोई फोन नहीं आया। मैं तो रोज की तरह सो ही रही थी। मुझे क्या होना है? तीनों एक दूसरे की तरफ देखता है। सब समझ जाते हैं जो भी हुआ वो इस दुनिया का नहीं था। न फोन आया था, न खतरा था, लेकिन जो सफर उन्होंने तय किया वो उनके जीवन की सबसे डरावनी और अजीब रात थी। लगता है इस रात ने हमें डर से ज्यादा सिखा दिया। हाँ, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनका जवाब सवाल नहीं देते, बस अनुभव छोड़ जाते हैं। और इसी के साथ रहस्य की ये रात वहीं समाप्त होती है, लेकिन उनके मन में कई सवाल हमेशा के लिए रह जाते हैं।